सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, जानवी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 10 विषय सामाजिक विज्ञान। देखो, इसके दो पार्ट आपको पढ़ाए हुए हैं। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखो, स्वच्छ भारत मिशन क्या है, का लक्ष्य क्या है। देखो, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का ही डेफिनेट आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो इसको ये मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देखो, प्रश्न नंबर 1 है, स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य क्या है। तो इसका उत्तर है, स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करके तथा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचायतों को 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। देखो, जो लोग गाँव में रहते हैं तो वो तो इस चीज़ को आराम मतलब अच्छे से जानते होंगे कि भाई स्वच्छ भारत के तहत सब लोगों को शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिली थी। तो गांव वालों के लिए तो दिक्कत नहीं है, ग्राम मतलब जो शहर में जो बच्चे रह रहे हैं तो उनको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है ये। देखो, प्रश्न नंबर 2, स्वच्छता प्रबंध में कोई 3 प्रयासों के नाम लिखिए। तो स्वच्छता प्रबंध के 3 प्रयास हैं। प्रबंधक को चाहिए कि हानिकारक गैसों, तेज गंध युक्त तेज गंध युक्त धुआं और भाप निकासी के लिए अच्छे रोशनदान या निकास की व्यवस्था हो। देखो, जहाँ तेज गंध युक्त धुआं होगा, भाप होगी, तो उसकी निकासी के लिए मतलब उसको निकालने के लिए अच्छे रोशनदान हो। उसके लिए अच्छे रोशनदान होंगे तो वो बाहर निकल जाएगी। दूसरा है, गंदे पानी को शुद्ध करने तथा गंदगी की व्यवस्था को रोकने के लिए संयंत्र लगाने चाहिए। उनके लिए यंत्र लगाने चाहिए कि भाई उनको गंदे पानी को शुद्ध कर सकें, और गंदगी की व्यवस्था, जहाँ गंदगी होती है तो उसको रोकने के लिए, गंदगी की व्यवस्था के लिए आराम कक्ष में फ्लश टॉयलेट तथा गंदगी रोकने के उपकरण लगे हों। प्रश्न नंबर 3, ठोस कचरा निस्तारण के 2 उपाय लिखिए। ठोस कचरा मतलब जो ठोस है कचरा, उसके निस्तारण के क्या उपाय कर सकते हैं अपन। तो इसका है, देखो, कचरे का पुनः चक्रण मतलब जैसे कोई डिस्पोजल चीज़ होती है तो उसको अपन दोबारा काम में ले सकते हैं। भाई उसको कैसे, मतलब प्लास्टिक को होती है जैसे ये, इनको दोबारा काम में लेने, तो इसका उत्तर है, कचरे को उपयोगी कच्चे माल के रूप में उपयोग करना, कचरे की मात्रा कम करना कचरे का पुनःचक्रण कहलाता है। पुनःचक्रण प्रक्रिया 3 स्तर में होते हैं। गैसीयकरण तापीय प्रक्रिया है। गैसीयकरण में कचरे का दहन कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में किया जाता है। देखो, इसमें तीसरी तकनीक है ना, वो बताई नहीं गई है, तो वो है भस्मीकरण। भस्मीकरण का मतलब भस्म करना, मतलब उसको कचरे को धीरे धीरे जलाना, तो वो धीरे धीरे जल जाएगा। उससे मतलब वो इतनी स्लो स्पीड से जलेगा कि भाई वो धीरे इतना जलेगा कि उससे न तो कोई धुआं ज़्यादा होगा न कुछ और, पर वो तकनीक बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो आप इसको मतलब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो आप ऐसे मत समझना कि भाई वो लिख के नहीं आना है। तो भस्मीकरण भी एक आपकी तकनीक है। प्रश्न नंबर 4, स्वच्छता प्रबंधन हेतु क्या प्रयास करने चाहिए। तो देखो, अब ये तो मतलब आप नॉर्मल अपने शब्दों में भी कुछ लिख सकते हो। भाई स्वच्छता प्रबंधन अपने स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या करने चाहिए। तो इसका उत्तर है, स्वच्छता को बनाए रखने हेतु या स्वच्छता प्रबंधन हेतु निम्न प्रयास किए जाने चाहिए। प्रबंधक को चाहिए कि हानिकारक गैसें, तेज गंध, धुआं, भाप निकासी के लिए अच्छे रोशनदान या निकास निकास की व्यवस्था हो। मेटल डिटेक्टर का प्रयोग हो। खाद्य पदार्थ को बनाते समय तथा पैकिंग करते समय साफ, रोगाणु व कीटाणु रहित स्टील के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। दीवार, छत या फर्श को वाटरप्रूफ पदार्थों से साफ करना चाहिए। गंदे पानी को शुद्ध करने तथा गंदगी की व्यवस्था को रोकने के लिए संयंत्र लगाने चाहिए। कच्चा माल की प्रोसेसिंग रूम, उत्पादन प्रक्रिया रूम। प्रोसेसिंग मतलब जहाँ पे बनता है ना उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। उत्पादन वो भी वही बात है, उत्पादन और प्रोसेसिंग सेम चीज़ है। तथा पैकिंग रूम अलग अलग होने चाहिए। जहाँ उत्पादन होता है और जहाँ पैकिंग होती है तो वो रूम अलग अलग होने चाहिए। आराम कक्ष में फ्लश टॉयलेट तथा गंदगी रोकने के उपकरण लगे हो। प्रवेश द्वार
खिड़की, रोशनदान तथा नालियों पर धूल व हानिकारक जीवाणु को रोकने के लिए उपकरण लगाने चाहिए। अब देखिए, यह है सड़क दुर्घटना वाला। इसमें से भी पक्का एक क्वेश्चन आएगा। तो प्रश्न नंबर 5 है, सड़क दुर्घटना के कारणों को स्पष्ट कीजिए। अब ये देखो, ये सबको पता है कि सड़क पे दुर्घटना कैसे होती है भाई, एक्सीडेंट कैसे होता है। तो इसका उत्तर है, सड़क दुर्घटना के कारण देश में हर वर्ष हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। नशे में वाहन चलाना। भाई कोई आदमी नशे में वाहन चला रहा है तो चालक जब नशे में वाहन चलाता है तो उसका खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाता और सड़क दुर्घटना हो जाती है। तेज गाड़ी चलाना। अचानक दुर्घटना का मुख्य कारण तेज गति है। भाई आप तेज गाड़ी चलाओगे तो दुर्घटना होगी। गलत तरीके से ओवरटेक करना। भाई जो अपने को बताया गया है कि भाई कोई चालक आगे कोई गाड़ी चल रही है तो उसको गलत साइड से ओवरटेक करता है आगे निकलने के लिए, तो वो भी गलत है। चालक द्वारा गलत तरीके से ओवरटेक किया जाना भी दुर्घटना का मुख्य कारण हो सकते हैं। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बात करना। आप किसी से मोबाइल पे बात कर रहे हो तब भी दुर्घटना हो सकती है। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने से ध्यान भंग हो जाता है आदमी का तथा दुर्घटना घट सकती है। यातायात चिन्हों का व प्रतीकों की जानकारी न होना। भाई यातायात जो चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं, उनकी जानकारी नहीं हो। कहीं पे रेड लाइट हो रही है, आप उसके अंदर से जा रहे हो तो वो आपको जानकारी नहीं है तो दुर्घटना हो जाएगी, क्योंकि ग्रीन लाइट में ही जाना चाहिए। तो इसका आंसर है, देखो, यातायात प्रतीक सड़क की भाषा होती है जो मूक होती है, मतलब जो बोलती नहीं है पर आपको ध्यान रखना पड़ता है उसका। इनका ध्यान न होना दुर्घटना की संभावना रहती है। वाहन चालक की लापरवाही। तो ये वाहन चालक की लापरवाही होती है, जितने भी नतीजे हैं ये वाहन चालक की लापरवाही होती है। तेज़ संगीत बजाकर वाहन चलाना। आप तेज़ गति में म्यूजिक सुन रहे हो, बहुत तेज़ उसका साउंड कर रखा है आपने, तो वो भी आपको फिर कोई आसपास से जाने वाला ध्यान नहीं देगा, आप वो म्यूजिक में आपका ध्यान रहेगा। वाहन चालक का प्रशिक्षित न होना। भाई किसी को प्रशिक्षण नहीं मिला, मतलब उसको चलाना नहीं आता और वो वाहन चलाने लग गया तो भी है। लाल बत्ती को पार करना। भाई जहाँ पे लाल बत्ती हो रही है तो वहाँ पे रुकना चाहिए, तो वहाँ पे आप निकल रहे हो तो वो। सीट बेल्ट व हेलमेट की उपेक्षा। देखो, हमेशा वाहन चलाते वक्त आप कार चला रहे हो तो सीट बेल्ट लगाओ, आप टू व्हीलर चला रहे हो तो हेलमेट अवश्य लगाएं। प्रश्न नंबर 6, सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर है, सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय अथवा सुझाव निम्नांकित है। हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। वाहन निर्धारित गति में चलाना चाहिए। भाई जहाँ पे रोड पे लिखा होता है कि यहाँ पे 30 की स्पीड है, यहाँ पे 40 की है, तो उसी हिसाब से आपको वाहन चलाना चाहिए। नशा करके वाहन नहीं चलाना चाहिए। हमें सुरक्षा साधनों को ध्यान रखना चाहिए। सुरक्षा साधन क्या होते हैं वाहन चलाते वक्त? जैसे आपकी सीट बेल्ट हो गया, आप टू व्हीलर चला रहे हो तो हेलमेट हो गया। अब देखो, आपदाओं वाला क्वेश्चन में ये होता है कि आपदाएं कितने प्रकार की होती है। तो आपदाएं दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और मानवकृत। देखो, प्राकृतिक होती है जो नेचुरल होती है, जैसे मान लो बाढ़ का आना, तो तेज़ बारिश हो गई तो बाढ़ आ गई। मानवकृत होती है जो मानव ने खुद के द्वारा निर्माण की है, कि वो आपदाएं होती है। जल संबंधी आपदाएं कौन कौन सी है? देखो, जल संबंधी ये प्राकृतिक आपदाओं में आएगी आपके, जैसे बाढ़, अतिवृष्टि, बादल का फटना, ये जल संबंधित आपदाएं हैं। जैसे बाढ़ का आना हो गया, अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश आ गई। ये बदल लिखा हुआ है, ये बल्कि बादल है, ये बादल का फटना। बादल का फटना मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक साथ ही तेज़ बारिश हो जाती है, तो वो ऊपर से बहुत तेज़ पानी लेके आती है। जैसे इसके बारे में आपने भी सुना होगा, आपने यहाँ पे ये उत्तराखंड के अंदर कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा तेज़ वो बादल फटने से काफ़ी जगह बह गए थे, कई लोग बेघर हो गए थे। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, वायु संबंधी आपदाएं। तो वायु संबंधी कौन सी है? तूफान। तूफान वायु से आता है। चक्रवात हो गया, हरिकेन हो गया, टाइफून, टार्नेडो, ज्वार और तरंगे वायु संबंधी आपदाएं हैं। देखो, ये आजकल आपने सब ने पेपर में पढ़ा होगा, ये हरिकेन आ गया, टाइफून आ गया, ये मतलब चक्रवात के नाम है ये। पृथ्वी संबंधी आपदाएं। पृथ्वी से संबंधित कौन सी है? भूकंप। जैसे भूकंप का आपको पता ही नहीं चलता, भूकंप आ गया। सुनामी आ गई, भूस्खलन हो गया, भूस्खलन मतलब धरती का खसकना हो गया। ये पृथ्वी संबंधी आपदाएं हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो देखो, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। भूस्खलन से आप क्या समझते हैं? तो देखो, इसका आप संधि विच्छेद करोगे, भू का स्खलन मतलब धरती का खसकना।
तो ये आप लिख दोगे, मिट्टी व चट्टानों के ढलान पर नीचे खिसकने की प्रक्रिया को भूस्खलन कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, बाढ़ किसे कहते हैं? अधिक पानी बरसने के कारण नदी या तालाब के जल का अपने नियत या साधारण सीमा से बढ़कर इधर उधर फैलना बाढ़ के रूप में जाना जाता है। देखो, पानी बरसने के कारण नदी या तालाब, जो नदी का मतलब रोज जो नदी बह रही है उसके जल स्तर का बढ़ना, मतलब उसका जल अब बहुत ज़्यादा हो गया, उसमें अब जगह कम है, तो वो जल अगर ज़्यादा है तो वो अपने आप अपना रास्ता देख लेगा, तो उसको बाढ़ कहते हैं, वो तेज़ तेज़ हो जाएगा। तो दोस्तों, आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि भाई जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 14, मानवकृत आपदाएं हैं। अब मानव द्वारा बनाई हुई आपदाएं कौन सी है? युद्ध, युद्ध मानव ही करता है, प्रकृति कभी युद्ध नहीं करती है। युद्ध, दंगे, वाहन दुर्घटना, वाहन दुर्घटना प्रकृति नहीं कर सकती। औद्योगिक दुर्घटना, भाई आपने कोई उद्योग लगा रखा है वहाँ पे दुर्घटना हुई। आणविक विकिरण, दावानल, महामारी, एड्स और हिंसा मानवकृत आपदाएं हैं। देखो, महामारी है तो महामारी प्रकृति तो फैलाती नहीं है। अभी देखो कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम प्रकृति का तो कोई ऐसा है नहीं, ये मानव करती है कि मानव मानव जब प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो ऐसी आपदाएं आएगी। प्रश्न नंबर 15, तीव्र प्रारंभ आपदा किसे कहते हैं? देखो, इसका उत्तर है, किसी तत्कालिक कारण से प्रेरित होने वाली आपदा तीव्र प्रारंभ आपदा कहलाती है। जैसे भूकंप, चक्रवात और ज्वालामुखी। देखो, भूकंप को आप जानते हो, चक्रवात को जानते हो, ज्वालामुखी होती है कि जो धरती का जो लावा है ना, अंदर जो धरती के अंदर लावा है वो बाहर निकलता है, उसको ज्वालामुखी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 16, समस्त प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के लिए केंद्र में नोडल मंत्रालय कौन सा है? मतलब केंद्र का अपना नोडल मंत्रालय कौन संभालता है उसको? समस्त प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के लिए केंद्र में गृह मंत्रालय का एक नोडल मंत्रालय कार्य करता है। तो गृह मंत्रालय का एक नोडल मंत्रालय उसके लिए कार्य करता है। आपदा प्रभावित क्षेत्र के सामान्य लक्षण क्या है? जहाँ पे आपदा आई है उसके लक्षण क्या हो सकते हैं? देखो, तो इसके लक्षण ये होंगे, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। क्यों राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को इसलिए नुकसान होगा कि जिस जगह कुछ काम होता था वो काम सारा बंद हो जाएगा, तो वो अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी को लॉस होगा। तो वो इकोनॉमी लॉस होगी तो राष्ट्र का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। समाज के सामान्य कामकाज ठप हो जाते हैं जिससे लोग प्रभावित होते हैं। भाई कोई आदमी काम पे नहीं जा पाएगा तो वो पैसे कैसे कमाएगा? तो वो कामकाज ठप हो गया तो इससे लोग भी प्रभावित होते हैं, उसका घर कैसे चलेगा? आजीविका, जीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचती है। आजीविका मतलब वो काम पे नहीं जा पाएगा तो उसका खर्चा कैसे निकलेगा? जीवन तथा संपत्ति, बाढ़ आ गई तो उसके घर को भी नुकसान हो सकता है, उसकी संपत्ति को भी नुकसान हो सकता है, तो उसको भी क्षति पहुंचती है। प्रश्न नंबर 18, कारण आधारित आपदा के प्रकार लिखो। तो इसका उत्तर है, देखो, कारण आधारित आपदा के दो प्रकार की होती है। प्राकृतिक आपदा, ये आपदाएं प्राकृतिक संकटों का कारण होती है। इनमें लोग, साजो सामान, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की क्षति पहुंचती है। देखो, साज सामान, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, पर्यावरण मतलब अपना जो नेचर है उसको क्षति पहुंचती है। जैसे भूकंप हुआ, सूखा हुआ, चक्रवात हुआ, बाढ़ हुआ आदि। मानव प्रेरित आपदाएं, ये मानव प्रेरित संकटों के कारण होती है जिसमें लोगों और पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। जैसे त्रासदी बम विस्फोट, हिंसा आदि। देखो, कहीं पे आपने बम विस्फोट किया तो उसका धुआं निकलेगा तो वो मानव मतलब वो बम जहाँ विस्फोट होगा तो वो मानव को भी नुकसान देगा और आपकी प्रकृति को भी नुकसान देगा, पर्यावरण को भी नुकसान देगा। अब देखिए, ये प्रश्न नंबर 19 है, उपभोक्ता शोषण के दो प्रकार बताइए। देखो, पहले तो आपको ये इसमें से भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा। उपभोक्ता, उपभोक्ता किसको बोलते हैं? कि भाई अपन कोई चीज़ खरीदते हैं तो अपन उपभोक्ता हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं अपन, तो उसको उपभोक्ता बोलते हैं। तो इसका उत्तर है, उपभोक्ता शोषण के दो प्रकार होते हैं। भाई उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है? तो इसको दो वर्गों में बांटा गया, माल या वस्तु के रूप में शोषण, सेवा के रूप में शोषण। देखो, माल या वस्तु के रूप में शोषण का मतलब ये हो गया, आप किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं, अब वो चीज़ जैसे मान लो आपने कोई भी खरीदी तो वो अच्छी उसने क्वालिटी की नहीं दी, वो ख़राब हो गई है आपके घर पे आके, तो उस रूप में शोषण हो गया। सेवा के रूप में, अब उसको उसको ठीक करके देना है तो उसको वो ठीक करके भी नहीं दे रहा, तो वो सेवा के रूप में शोषण हो गया। सूचना के अधिकार का अधिनियम कब बना? देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में बना था। ये देखो, आपको सबको पता होगा सूचना का अधिकार, राइट टू, देखो आरटीआई बोलते हैं इसको, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार होता है वो।
आप किसी चीज़ की सूचना चाहते हो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो आप पत्र लिख के दे सकते हो, तो उसकी आपको सूचना गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। ये होता है सूचना का अधिकार। विधिक जागरूकता के दो उपाय लिखो। इसका उत्तर है सरकार द्वारा विधिक जागरूकता के निम्न उपाय किए जा रहे हैं। देखो, एक, विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। भाई साक्षरता के जो शिविर होते हैं उनका आयोजन गवर्नमेंट कर रही है। कानून की बात साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। कानून की बात को लेकर मतलब कानून का सबको नॉलेज हो, उसका साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार उस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। प्रश्न नंबर 22, उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ बताते हुए उपभोक्ता संरक्षण के उपाय बताइए। देखो, इसका उत्तर है उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ है कि उपभोक्ता संरक्षण से तात्पर्य उत्पादकों एवं विक्रेताओं को अनुचित व्यवहार से उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना। मतलब जो विक्रेता जो अपने को कोई चीज़ बेचने वाले हैं तो उससे अपने को बचाता है वो खरीदने वाले को। देखो, क्रेता और विक्रेता दो होते हैं। क्रेता मतलब खरीदने वाला और विक्रेता मतलब बेचने वाला। तो विक्रेता मतलब जो अपने को कोई चीज़ बेच रहा है वो सही बेच रहा है कि नहीं बेच रहा, उससे अपने को सुरक्षा प्रदान करता है। उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ताओं को निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, शिकायत का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, देखो इसके अंदर आपको समझना है सुरक्षा का अधिकार। भाई ये चीज़ मतलब कोई चीज़ होती है कि जैसे आपने हेलमेट ही खरीदा, उसके ऊपर जो ISI का हमेशा मार्का होता है कि भाई वो ISI से रजिस्टर्ड है, तो वो उसकी सुरक्षा की वो गारंटी लेता है। ISI गवर्नमेंट गारंटी लेती है उसकी। सूचना का अधिकार, भाई आपको उस चीज़ की आप सूचना मांग सकते हो। चयन का अधिकार, भाई आप उसको चुन सकते हो कि हाँ ये मेरे को लेना है। शिकायत का अधिकार, अगर उसके बाद में भी आप वो नहीं देता है आपको तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो। और क्षतिपूर्ति का अधिकार, भाई आपको कोई नुकसान हुआ उस चीज़ को लेने से तो आपको वापस उसकी क्षतिपूर्ति मतलब उसका पैसा आपको रिफंड होना चाहिए। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, मतलब उपभोक्ता अपन जो कोई चीज़ खरीदेंगे तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ आप खरीद रहे हो तो इसका ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। इन सभी अधिकारों का प्रयोग कर उपभोक्ता संरक्षण प्राप्त कर सकता है। अब देखो, उपभोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ? तो उपभोक्ता अधिनियम 1986 में लागू हुआ। सूचना प्राप्त करने का समय है, आवेदक आवेदन के 30 दिनों के अंदर सूचना प्राप्त कर सकता है। तो देखो, सूचना प्राप्त आपने मतलब कोई भी चीज़ के लिए आपने सूचना मांगी गवर्नमेंट से कि भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आपने एप्लीकेशन लिख के दी, तो आपको 30 दिन के भीतर मतलब 1 महीने के अंदर आप सूचना प्राप्त कर सकते हो। प्रश्न नंबर 25, भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 26, महाजनी बही खाते की दो विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है महाजनी बही खाते की दो विशेषताएं निम्न है। यह विधि बहुत सरल है, मतलब ये इसकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही सरल है। एक सामान्य शिक्षित व्यक्ति भी इसका उपयोग सरलता और शीघ्रता से समझकर कर सकता है, मतलब सरलता और जल्दी से कर सकता है वो। यह विधि कम खर्चीली है, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता तथा छोटे एवं बड़े व्यापारियों के लिए भी उपयोगी है। छोटे व्यापारी हो चाहे बड़े व्यापारी हो, उनके लिए उपयोगी है। दोहरा लेख विधि के कोई दो सिद्धांत लिखिए। देखो, इसका उत्तर है दोहरा लेख विधि। ये लिखा नहीं है, लेख है। दोहरा लेख विधि के दो सिद्धांत निम्न हैं। दोहरे लेख की प्रणाली का मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यापारिक व्यवहार को दो खातों में लिखना चाहिए। प्रत्येक व्यवहार को दो पक्ष होते हैं, प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, एक लाभ प्राप्त करने वाला तथा दूसरा लाभ देने वाला पक्ष। मतलब दो पक्ष हो गए, एक तो लाभ प्राप्त करने वाला, एक तो लाभार्थी हो गया, एक लाभ देने वाला हो गया। दूसरा है व्यवहारों का प्रभाव दोनों पक्षों पर। प्रत्येक व्यवसायिक व्यवहार पर दोनों पक्षों पर बराबर प्रभाव पड़ता है। भाई बेचने वालों को भी लाभ है तो खरीदने वालों को भी लाभ है, लाभ देने वाला भी है और लाभ प्राप्त करने वाला भी है। क्रेता और विक्रेता का तात्पर्य, देखो क्रेता आप जानते हो माल खरीदने वाला क्रेता। आप किसी दुकान पे जाके कोई चीज़ खरीदते हो तो आप क्रेता है, दुकानदार विक्रेता है, माल बेचने वाला विक्रेता है। प्रविष्टि से क्या तात्पर्य है? आर्थिक व्यवहारों को नियम पूर्वक पुस्तकों में लिखने को प्रविष्टि कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आपके ये इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं। तो आपसे फिर अनुरोध है, जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।